नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र जम्मू के रीजनल न्यूज़ यूनिट द्वारा चुनावों के मद्देनजर शुरू किया गया कार्यक्रम इलेक्शन स्पॉटलाइट 2024 के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, चुनाव लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। सांबा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव भी जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का सुअवसर प्रदान करता है। सांबा जम्मू कश्मीर का एक महत्वपूर्ण भाग है और यहाँ की जनता अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा के प्रति सचेत है। लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने का माध्यम है, जिसके द्वारा वे अपने कर्तव्यों के प्रति और अपने अच्छे उम्मीदवार का चयन करती है। सांबा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं, उसी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमने अपने आज के इस अंक में आमंत्रित किया है उपायुक्त जिला सांबा श्री राजेश शर्मा जी को। सबसे पहले तो सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और इसके साथ ही सर, जिस तरह से हम अगर डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो सर, ये जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है यहाँ पर, इनकी क्या रूपरेखा है? पहले तो मैं आपका थैंक यू करूँगा, धन्यवाद मैडम कि आपने मौका दिया। आपके थ्रू मैं अपने जो वोटर्स हैं, जो सांबा के लोग हैं, उनसे इंटरेक्ट कर पाऊँगा। तो सांबा का, जैसे आपको पता है, जम्मू के बिल्कुल करीब ये डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। पार्लियामेंट में ये जम्मू का हिस्सा होती है जो रिसेंटली इलेक्शंस हुई, लेकिन असेंबली के लिए यहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। रामगढ़ है, वो रिजर्व्ड है, उसके बाद सांबा और विजयपुर। तो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं हमारी, जिसके लिए 3 आरओज हमने अपॉइंट किए हैं। सांबा के लिए हमारी असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू है, रामगढ़ के लिए एसडीएम गगवाल और विजयपुर के लिए एसडीएम विजयपुर। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है वो डिप्टी कमिश्नर होता है, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि 16 तारीख को जैसे ही मतदान की तिथियां आयुक्त ने बोली तो उसके बाद ही ये सारा एक्शन में आ गया। सारा जो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी वो स्टार्ट हो गई। तो ये तीनों आरओज जो हैं ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और मैं इनको सुपरवाइज़ करता हूँ। तो अगर आप मतदाताओं की बात करें तो 2,60,000 के करीब हमारे मतदाता हैं जो असेंबली में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 1,33,000 के करीब पुरुष और 1,26,000 के करीब महिलाएं हैं। तो सांबा तीसरे चरण में जाएगा इलेक्शंस के लिए और 5 तारीख से नॉमिनेशंस इनवाइट की गई थी जो कैंडिडेट्स थे। 12 तारीख तक लास्ट डेट थी, 13 को उनकी स्क्रूटनी हुई और अब 17 तारीख तक नाम वापस लेने का टाइम है उनके पास। तो क्योंकि कल 18 तारीख है और पहले चरण की कल वोटिंग होनी है, तो सांबा में लास्ट चरण में आएगा 1 अक्टूबर को। तो उस लिहाज से सांबा में सबसे तेज़, जैसा और कुछ 2-4 डिस्ट्रिक्ट जैसे जम्मू है, तो काफ़ी गतिविधियाँ तेज़ इस समय हैं, ये पीक पे हैं इस समय। और हम उम्मीद करते हैं लोगों की पार्टिसिपेशन से और हमारे लोगों के एफर्ट से और इलेक्शन कमीशन के आदेश से, जो उनकी गाइडलाइंस हैं, उस हिसाब से ये अच्छी इलेक्शंस हो जाएंगी। शर्मा साहब, आपने जो है 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की और आपने जिस तरह से हमें बताया है कि किस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर है वहाँ पर, और इसके अलावा आपने जो है मतदाताओं की जो गणना है उसके बारे में भी हमें बताया है। सर, हम सब जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में लगभग 10 साल के बाद जो है ये चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। तो सर, आप इन चुनावों को कितना प्रासंगिक मानते हैं और इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, 2014 में लास्ट असेंबली इलेक्शंस हुए थे। तो पहले तो यहाँ 6 साल की सेशन होती थी हमारी असेंबली की। तो 2019 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई उसमें के बाद यहाँ भी 5 साल का हो गया और 2019 में भी इलेक्शंस हुई जी, पार्लियामेंट की, और 2024 में भी हुई। तो जम्मू कश्मीर इलेक्शंस तो होती रही हैं, बीच में पार्लियामेंट और यूएलबीज़ की भी हुई। तो असेंबली की, हाँ, 2014 के बाद 2024 में हो रही हैं। और ये डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि आप खुद अपना लीडर चुनते हैं और फिर वो फैसले लेता है जो आपके हित में होते हैं। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और वो जाके उनके लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे। क्योंकि जब हर विधानसभा से एक नेता जाता है, या एक लीडर जाता है, तो उसको लोगों की बेसिक ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम्स रहती हैं। क्योंकि यही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का यही एक इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन करते हैं। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा टाइम है कि इलेक्शंस हो रही हैं।
सर, जिस तरह से कि मतदाता जो है मतदान केंद्रों पर जाते हैं अपना मत का दान करने के लिए, तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि सांबा ज़िले में जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, क्या वहाँ पर मतलब पर्याप्त संख्या में जो हमारे कर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं और उनका जो प्रशिक्षण है उसकी क्या व्यवस्था रही है? सांबा में मैडम 266 पोलिंग स्टेशन हैं जो तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के अक्रॉस स्प्रेड हैं। 151 सांबा में है, 112 रामगढ़ में और 103 पोलिंग स्टेशंस विजयपुर में है। तो इसमें क्या है कि ये जो पोलिंग स्टेशन है इसमें हर पोलिंग स्टेशन पे, क्योंकि रिसेंटली पार्लियामेंट इलेक्शन भी हुई है, उसमें 265 थे, एक हमने इंक्रीज़ किया है। तो ये अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट जो है स्प्रेड हैं और इनकी ये भी है कि ध्यान में रखा गया है कि जो मतदान करने के लिए लोग आएंगे उनकी संख्या 1000 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपको टाइम होता है सुबह 7 बजे से 6 बजे तक, उसके बीच में कोई रश भी ना पड़े और लोगों को आराम से कोई दिक्कत ना आए, उसके तहत वो कर पाएँ, ये वोटिंग अपनी कर पाएँ। हर जो पोलिंग स्टेशन है उस पे हमने हमारे जो डिफरेंट स्टाफ है, जो सबसे लोअर लेवल पे होता है हमारा सबसे जुड़ा हुआ लोगों से BLO होता है, उनसे लेके मेरे तक हमने पोलिंग स्टेशन विज़िट किए हैं, हमारे ROs ने विज़िट किए हैं और इंश्योर किया है कि वहाँ पे जो बेसिक इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस जो हैं, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हों, जिसमें फर्नीचर हो, पानी हो, बिजली हो और हमारे जो कुछ स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उनके लिए रैंप की सुविधा हो। तो ये सारी चीज़ें हमने चेक की हैं और ये बाकी लोगों के अलावा मैं खुद भी गया हूँ। तो मैं आपको थोड़ा ऐड करूँ आपके इसमें कि 2 दिन पहले ही हमारे प्रोमंडल के आगे एक जगह है जहाँ पे पोलिंग स्टेशन है और 6 किलोमीटर ऑलमोस्ट पैदल चलना पड़ता है, देविका के किनारे किनारे उसके बीच में फिर पहाड़ी पे। तो वहाँ पे मैं और जो SSP सांबा है हम वहाँ पे इकट्ठे गए थे, हमने वहाँ पे जाके लोगों से इंटरेक्ट भी किया और ये भी इंश्योर किया कि हमारे पोलिंग स्टेशन में कोई इनको दिक्कत तो नहीं आएगी उस दिन, क्योंकि वहाँ पैदल चलने वाला है और लास्ट मोमेंट पे हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो उसी कारण हमने पहले ही तैयारी करके रखी ताकि जो हमारे लोग हैं उनको भी हम साथ लेके गए जिनको उस दिन वोटिंग वगैरह के लिए जाना है। जहाँ तक जो लोग वोटिंग में इन्वॉल्व होंगे, जो पोलिंग पार्टीज होगी, तो उसका मैं आपको बताऊं कि ये पहले से डिसाइड नहीं होता कि कौन कहाँ जाएगा। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हम डाटा डालते हैं उस सॉफ्टवेयर में और वो फिर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर डिफाइन करता है कि कौन सी पार्टी कहाँ जाएगी और इस पार्टी की कंपोजिशन क्या होगी। क्योंकि इसमें किसी भी तरह की डिस्क्रिशन नहीं रखी है, टोटली रैंडमाइजेशन, और इसमें भी मल्टीपल लेयर्स की रैंडमाइजेशन होती है। 4 तारीख को एक रैंडमाइजेशन का फर्स्ट राउंड हो गया, दूसरा राउंड 19 सितंबर को है और जो इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं, इस समय सांबा में 4 ऑब्जर्वर्स आ चुके हैं। तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 2 हैं और जो जनरल ऑब्जर्वर हैं, उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक्सपेंडिचर कर रही हैं अपनी रैलीज़ में या जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वो देख रहे हैं, उनका आंकलन कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस ऑब्जर्वर हैं जो सिक्योरिटी का पूरा आंकलन कर रहे हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट का। तो चारों के चारों ऑब्जर्वर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो भी इन सुविधाओं का चेक कर रहे हैं कि कहीं पे कोई कमी पेशी तो नहीं है। तो इसमें बाय एंड लार्ज सांबा अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ और मुझे उम्मीद है कि अगर कोई डेफिशिएंसी इन दिनों है तो वो हम चेक कर लेंगे। जैसे 1-2 जगह पे है कि फ्लड, ये बारिश और फ्लड्स के कारण कुछ कच्ची रोड्स थी तो वो बह गई हैं, तो वो हम रिपेयरिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज़ उससे कर रहे हैं। तो सांबा में ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जो दूर के हमारे स्टेशन हैं उसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। सर, जिस तरह से कि हम सब जानते हैं कि सांबा के कुछ एरियाज़ जो हैं बिल्कुल बॉर्डर के पास हैं, तो मतदान केंद्रों पर लोग जो हैं ख़ास तौर से इस चीज़ के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं कि भाई सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है कि नहीं है, कि क्या हमारा जाना जो है वहाँ पर हमारे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन कहते हैं कि मत जो है इसका प्रयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो सर, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा जो है उसके क्या पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और इसके साथ संवेदनशील और जो हमारे गैर संवेदनशील मतदान केंद्र है, क्या उनकी पहचान की गई है और वहाँ पर किस तरह के प्रबंध जो है वो किए जा रहे हैं? मैडम, ऐसा है कि इलेक्शन के हिसाब से हर पोलिंग स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर पोलिंग स्टेशन पे सिक्योरिटी भी रहती है, हमारे लोग भी रहते हैं और मतदाता तो उसको तो हम स्वागत करेंगे। जहाँ तक आपने बॉर्डर का कहा, क्योंकि सांबा ज़िले में बॉर्डर काफ़ी हद तक टच करता है और इंटरनेशनल बॉर्डर है जहाँ पे हमारे BSF के जवान तैनात रहते हैं हमेशा। और इसके चलते जो हमारी रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तो वर्चुअली है ही बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है।
तो वहाँ पे हमारा क्या है कि एक तो सिक्योरिटी के एंगल से आपने कहा, तो एक एडिशनल सिक्योरिटी का वहाँ पे रहता है, मल्टी टायर रहती है। और पुलिस के साथ मिलके हमने 71 ऐसे पोलिंग स्टेशंस आइडेंटिफाई किए हैं जिनको हम क्रिटिकल कहते हैं, जिन पे हम एक्स्ट्रा कॉशियस रहेंगे कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी। और दूसरा, क्योंकि आपने देखा कि बीच में कभी कभार ये जैसे कोई यहाँ पे कोई मेजर एक्टिविटी होती है तो बॉर्डर पे भी कुछ एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी जाती हैं अपोजिट कंट्री से जी। तो उसके लिए हमने एक कंटिजेंसी प्लान भी तैयार रखा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कौन सा पोलिंग स्टेशन कहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। और जो पोलिंग स्टेशंस बॉर्डर के करीब हैं उनमें सरकार ने बंकर बनाए हैं, कम्युनिटी बंकर्स हैं, और हमने भी कोशिश की है उन्हीं बिल्डिंग्स में हम पोलिंग रखें जहाँ पे ये बंकर हैं जी। सो दैट अगर कोई ऐसी अनफोर्सिन आ जाती है तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये होगा कि अपने मतदाताओं को हम इमीडिएटली उन कम्युनिटी बंकर्स में रखेंगे। और उसके बाद दूसरा हमारा ये रहेगा कि हम उनको शिफ्ट करके जो पास वाला जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, जो उस रेंज के बाहर होगा, फायरिंग रेंज के बाहर होगा एरिया, वहाँ पे हम उनको शिफ्ट करेंगे। तो ये एक कंटिन्यूस चीज़ है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, बीएसएफ, लोकल पुलिस हमारी, हमने इकट्ठा बैठ के मीटिंग्स भी की हैं 2-3 टाइम, और वी आर फुली प्रिपेयर्ड। और शायद कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज़ है जो मैं आपको पब्लिक में नहीं बोल पाऊँगा, और ना ही हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ वो उनका करेंगे। जो बाकी एजेंसीज़ हैं जो गोपनीय तौर पे काम करती हैं, उनके इनपुट्स भी डेली बेसिस पे पुलिस को, हमें, बीएसएफ को और आर्मी को आ रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से हो जाएगा। और लास्ट पोलिंग स्टेशन जो हमारा बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, ऑलमोस्ट 200 मीटर दूर है, वहाँ पे हम ऑब्जर्वर को भी जो आए हैं ईसीआई ने जो नियुक्त किया है उनको भी हम लेके गए, तो उन्होंने भी देखा कि वहाँ पे बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। रादर मुझे लगता है कुछ इंटीरियर के पोलिंग स्टेशन से वो ज़्यादा अच्छा पोलिंग स्टेशन था। बहुत बढ़िया सर। और सर जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो ख़ासतौर से ईवीएम्स और वीवीपैट्स जो है हम कहेंगे कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इन चुनावों में, और हर चुनाव में ही अब हो रहे हैं। तो सर इनकी क्या स्थिति है वहाँ पर? देखो, ईवीएम्स और वीवीपैट्स का ये है कि इलेक्शन कमीशन ने भी ओवर द पीरियड बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की है और बहुत सारी चेंजेस लाई हैं। तो इसमें जितनी उनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारी हम यहाँ पे जो उनकी तरफ से निर्देश हैं उस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। और इनकी जो फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है वो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही लोग आते हैं, वो करके चले गए हैं। हमारे नोडल ऑफिसर, एक बड़े सीनियर ऑफिसर को हम लगाते हैं जो सारा इसको रखते हैं। और इनकी जो स्टोरेज होती है जहाँ रखते हैं, एक बड़ा गार्डेड सिक्योरिटी के साथ और बड़ा लॉक एंड की में सीसीटीवी कवरेज होता है उसका कंटिन्यूसली। और वहाँ मैं भी अगर जाता हूँ तो मुझे भी अपना रजिस्टर करना है कि मैं कितने बजे जा रहा हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है। तो वो फुल प्रूफ तरीके से वो अरेंजमेंट्स हमारी इनकी हैं। और ये भी क्योंकि इसमें भी यूनिट्स होते हैं, 3 यूनिट्स होते हैं, तो उनकी भी रेंडमाइजेशन होती है। वो भी ये नहीं है कि हम प्री डिटर्मिंड होगा कि ये वाला यूनिट होगा कंट्रोल यूनिट, ये वाला बैलेट यूनिट होगा तो ये आपस में जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। उनकी नंबरिंग होती है और सॉफ्टवेयर में जाता है और वो कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन होती है। तो वो पहली रेंडमाइजेशन जो मेरे लेवल पे होनी थी वो हो चुकी है। अब दूसरी रेंडमाइजेशन इनकी जो है वो ऑब्जर्वर्स की प्रेजेंस में जो आरओज़ हैं हमारे तीनों, उनके साथ वो करेंगे, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर्स। ये अगेन एक ऐसा मेजर है जिसमें न्यूट्रल आदमी जो ऑब्जर्वर बाहर के हैं, हालांकि हम ये भी है कि जो मुलाजम हम इसमें लगाते हैं वो सारे न्यूट्रल ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा रहता है कि कहीं डिस्क्रिशन या कोई एक किसी को डाउट का कोई भी मार्जिन ना दिया जाए, उसी के कारण जो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी प्रेजेंस में अगली रैंडमाइजेशन होगी। सर ये जो हम आचार संहिता की बात करते हैं उसका जो है उसको किस तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है कि उसका सही तरीके से पालन हो, और अगर कहीं पर उल्लंघन होता है तो फिर क्या कार्रवाई जो है वो की जा रही है? ऐसा है कि जैसे 16 तारीख को इलेक्शन की डेट, 16 अगस्त को जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई तो एमसीसी तो इम्प्लीमेंट हो गया इमीडिएटली। और ये भी हमारी भी यही एक्टिविटी थी इमीडिएटली कि हमने डिफरेंट जो टीम्स थी वो बना दी, नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए, और एमसीसी का भी एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया जो कि ओवरसी करेगा जो जो हमें एक्टिविटीज़ लेनी है। जैसे कहीं कोई पोस्टर ही लगे थे कोई राजनीतिक दलों के, कोई फ्लैग्स लगे थे किसी पार्टी के, तो वो सारे हमने इमीडिएटली वो हटाए। और फिर हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग्स की, उनको बताया कि भाई अब ये एमसीसी एनफोर्स में है तो आपको जो भी एक्टिविटी करनी है विद इन द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करना है। तो हालांकि क्योंकि रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे तो उनको भी काफ़ी नॉलेज थी पार्टीज़ को, तो लेकिन एक बार फिर हमने उनके साथ इंटरेक्ट इमीडिएटली किया और उसके बाद 2 बार और हमने उनके साथ इंटरेक्ट कर लिया।
तो इसके चलते क्या है कि हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, वो स्ट्रिक्टली एज पर द गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन हमने स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की हैं, वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड लोकेशंस हैं वहाँ पे, जिसमें सिविल का एक मैजिस्ट्रेट होता है, पुलिस का भी एक ऑफिसर होता है और एक वीडियोग्राफर होता है। तो वो बैठ के वीडियोग्राफी भी करते रहते हैं और ये लोकेशंस हम स्ट्रेटेजिकली चेंज भी करते हैं। अब ये होता है कि वो वहाँ पे तो देख रहे हैं, ये वीडियोस बना रहे हैं जी, तो और फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो जगह जगह जाके वीडियो कवरेज कर रहा है, लेकिन इन सभी को असेस करने के लिए, इनको देखने के लिए अलग से एक टीम बनी है, जो एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया गया है डीसी ऑफिस में। उसी कंट्रोल रूम जो 24/7 काम करता है। एक तो वहाँ पे टेलीफोन नंबर जो है डिस्प्लेड है, कन्वेड है, पब्लिक्स में नोटिफाइड है। कोई कंप्लेंट आएगी एमसीसी की तो वहाँ आएगी, हम रजिस्टर करके इमीडिएटली एक्शन लेंगे। इसके अलावा ये जो हमने टीम्स फील्ड में भेजी हैं, ये जो कोई ऑब्जर्व करते हैं, जो इनके वीडियोज़ आते हैं, उसको देखने के लिए टीम्स हैं, और कोई भी उसमें जो वायलेशन आती है तो उनके अगेंस्ट इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है। फिर इनकी जो गाड़ियाँ इनको दी जाती हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड्स मूव करते हैं, उनके ऊपर जीपीएस ट्रैकर होता है, और हमारे उस कंट्रोल रूम से पूरा हम देख सकते हैं कि ये टीम्स कहाँ कहाँ पहुँची हैं, वो गाड़ी कहाँ पहुँची है, क्या इसकी एक्टिविटी हो रही है। और उसके अलावा हमारे जो हम लोग हैं, आरओज़ हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, तो हम पीरियडिकली एक रैंडमली इंस्पेक्शन करते रहते हैं, जिसमें बिना बताए चले जाते हैं। जैसे कल ही मैं बॉर्डर एरिया में खुद ही निकल गया था, दो चार पॉइंट्स चेक किए कि क्या हमारी टीम्स अच्छा काम कर रही हैं, और इसके चलते कुछ कैश भी इन्होंने इन दिनों डिटेक्ट किया, और शराब का भी 1-2 कंसाइनमेंट जो आ रही थी वो पकड़ा गया। क्योंकि ये तो हमने जैसे ही एमसीसी लगा तो ये निर्देश सभी को जारी है कि आप ये क्वांटिटीज़ जो डिफाइंड हैं उन्हीं के अंदर रहें, चाहे वो कैश आप लेके जा रहे हैं चाहे लेकर। और ये क्योंकि 2 ऐसे साधन हैं जो यूज़ होते हैं लेयर टू लेयर द वोटर्स, तो इसके लिए इन पे हमने साथ थोड़ी ख़ास चेकिंग रखी है। इसके अलावा एनफोर्समेंट विंग्स जैसे एक्साइज महकमा है, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स ट्रांजैक्शंस चेक कर रहा है। बैंक से अगर कोई ट्रांजैक्शन एक लिमिट से ज़्यादा होती है तो इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन जाती है इनकम टैक्स को। शराब का महकमा जो है उनका एनफोर्समेंट विंग है, वो देख रहा है जगह जगह नाके लगा के, क्योंकि शराब का अवैध रूप से तो नहीं निकल रही, अवैध रूप से कहीं बंद तो नहीं रही है जी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इमीडिएटली स्टार्ट हो चुकी हैं। और इसमें जो हमारी दूसरी एजेंसीज़ हैं, पुलिस के पार्ट हैं, जैसे सीआईडी है, और दूसरी जो हमारी नेशनल लेवल पे सीबीआई है, तो ये लोग भी अपनी एक्टिविटीज़, आईबी हैं, वो काम कर रहे हैं। डीसी साहब, जिस तरह से आपने बताया है कि ऑब्जर्वर काम कर रहे हैं, अलग अलग जो है मतलब हम कहेंगे अलग अलग जो ऑब्जर्वर जो वो जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार देखते हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं कोई ग्रीवेंस जो है वो रहता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उसी दिन जिस दिन चुनाव हो रहा है उसी दिन वो लोग जो है शिकायत करना शुरू हो जाते हैं कि गड़बड़ हो रही है, ये हो रहा है। तो सर, क्या कोई डिजिटल ऐप्स हैं या टेक्नोलॉजिकल हम कहेंगे एडवांस्ड ऐप्स हैं जहाँ पर लोग जो हैं अपना कोई वीडियो जो है उसको पोस्ट कर सकें या अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकें, कुछ ऐसा भी बनाया गया है? इसमें ऐसा है कि एक तो जो मैंने कहा कि कंट्रोल रूम हमारा है 24/7, एक वो है। बिल्कुल। उसके अलावा जो हमारे नॉर्मल फ़ोन नंबर्स होते हैं डीसी ऑफिस के, या जो मेरा एमसीसी का नोडल ऑफिसर है उसका नंबर भी डिस्प्लेड है लोगों के पास, वो भी है। तो ये नॉर्मल आपने ये रूटीन में चल रहे हैं। आपने कहा कि इसके अलावा जो ऐप्स वगैरह क्या हैं, हमारे जो ऑब्जर्वर्स आए हैं उन्होंने अपने ऑफिसेज बनाए हैं और वो डिक्लेयर्ड हैं, नोटिफाइड हैं जी, और अलॉन्ग विद उनके फ़ोन नंबर्स। सो एक चेक ये भी आ गया। इसके अलावा क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी ऐप बनाई है, उसमें उन ऐप्स की भी हमने एडवर्टीज़मेंट की है, और लोग उसमें जाके उसको लॉगिन करके अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक। रादर इसमें थोड़ा सा आपने ये बात की तो इसमें ऐड करूँगा, जो ईसीआई की ऐप्स हैं जो हमने कॉन्स्पिक्यूअस प्लेसेस पे, जो पंचायत या बीडीओ ऑफिसेज या कोई जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे हमने पोस्टर्स भी चिपकाए हैं। तो उसमें वो ऐप का जो है वो उसमें कोड भी लगाया है, बार कोड भी बना के रखा है, ताकि उसमें आप QR स्कैन करके तो वो ऐप खुल भी जाती है। अगर किसी को कोई कंप्लेंट करनी है उसके लिए सी विजिल ऐप है। अगर किसी वोटर को अपने बारे में कोई डिटेल्स चाहिए, चेक करना है कि मेरा कहीं नाम तो गलत नहीं आया, मेरा एड्रेस तो नहीं आया, तो ये ऐप्स जो है हमारे उन पोस्टर्स पे हैं, तो वहाँ से ये बार कोड जाके स्कैन करें और कोई भी उसमें संशोधन अमेंडमेंट करना चाहें ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिस का है जम्मू कश्मीर का, उनकी अपना वेब पेज है, ईसीआई का अपना वेब पेज है, वहाँ से भी हमें कंप्लेंट्स आती हैं अगर कोई ऐसी होती है, और तो वो उन पे भी इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है।
इसके बाद जो ये परमिशंस लेते हैं कैंडिडेट्स, कहीं रैली करनी है या कोई डोर टू डोर कैंपेन, इसके लिए भी एक ऐप डेवलप है जिसमें वो उस पर अप्लाई करते हैं और उसमें टाइम फ्रेम्स फिक्स हैं, हमें भी उसी के अंदर एक्शन लेना है। और उसका मतलब थोड़ा सा कंट्रोल मेरे पास भी रहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि जो भी उसमें कंप्लेंट होगी, डाउनलोड करनी है, फॉरवर्ड करनी है, अपलोड करनी है, तो वो मेरे संज्ञान में भी रहता है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं ये कोलैबोरेटेड हैं और ये सारी इंश्योर करती हैं कि ये जो लोगों को डाउट होता है ये ना रहे। इसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा कि ईवीएम्स का एक मेजर लोगों को इशू रहता है, जो उनकी वर्किंग को नहीं समझता है वो उसके डाउट्स कास्ट कर सकता है। तो उसके लिए हम इंश्योर करते हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने ही उनकी रैंडमाइजेशन हो और वो कभी भी आके वो जो इवन हमारे स्ट्रांग रूम्स हैं वो उनके प्रेजेंस में ही हम खोलेंगे। सर, कहते हैं कि जितने भी पुख्ता इंतज़ाम किए हों, लेकिन जो भी हम ऐप्स बनाते हैं या हम बहुत कुछ सहूलियत के लिए करते हैं कि जनता को ये मिलनी चाहिए, लेकिन जब तक उनको जागरूक ना किया जाए तब तक जो है इन सब का कुछ फ़ायदा नहीं। तो मतदाता को जागरूक करने के लिए सर क्या किया जा रहा है, और हम स्वीप प्रोग्राम की भी खासतौर से बात करेंगे कि उसके अंतर्गत किस तरह की गतिविधियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। मैं आपके इस सवाल को स्टार्ट थोड़ा सा पीछे से करूँगा कि जो मैंने कहा कि सभी ऐप यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। हमारे आज भी कुछ बुज़ुर्ग होते हैं जिनको ये कंप्यूटर्स, मोबाइल, सॉफ्ट नहीं यूज़ करना आते, तो उनके लिए हमने ऑफलाइन भी एक्सेप्ट करते हैं। इवन कोई पॉलिटिकल पार्टी की कोई ऑफलाइन रिक्वेस्ट आ जाती है, हम इमीडिएटली उसको भी वैसे ही कंसिडर करते हैं जैसे ऑनलाइन करते हैं और उनको भी इमीडिएटली करते हैं। तो किसी भी वोटर को, किसी भी हमारे मतदाता को कोई इशू है, अगर वो ऑफलाइन भी हमें भेजता है तो हम उसका भी संज्ञान लेते हैं, उसको भी एड्रेस करते हैं। इसके अलावा आपने कहा नॉलेज फैलाने की, तो 16 तारीख जैसे ही ये हुआ था, 17 तारीख को हमने पहला प्रोग्राम स्वीप के अंडर कर दिया था, जिसमें थोड़ी इलेक्टर्स को अवेयरनेस और पोलिंग में कंट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को हमने अनुरोध करना स्टार्ट कर दिया था। एक्टिविटीज़ हमारी डेली बेसिस पे हो रही हैं, मल्टीपल जगह पे हो रही हैं, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में अक्रॉस हो रही हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं भी उनको सुपरवाइज़ कर रहा हूँ। इसमें हम जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि बच्चे जो है ना वो बड़ा अच्छा माध्यम है कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। और ख़ास करके जो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स में हैं या कॉलेजेस में बच्चे हैं जो उनकी नेक्स्ट वोटिंग में अभी नहीं आ पाए होंगे, नेक्स्ट वोटिंग में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी वोट डालेंगे, तो वो बहुत अच्छा सोर्स है अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को मोटिवेट करने के लिए। तो हमने इस टारगेट ग्रुप को भी टारगेट किया, हमने लेबर क्लास को भी किया, हमने जो थोड़ा सा गांव में पिछड़े दूर वाले लोग थे वहाँ भी जाके स्वीप एक्टिविटीज़ की। तो इसमें जैसे बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए हमने पोस्टर मेकिंग कर दिया, क्यूज़ किया। और आपने बॉर्डर का 2 बार जिक्र किया, हमने बॉर्डर में पिछले हफ्ते में एक मैराथन ऑर्गेनाइज़ की थी जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई था जी। स्कूल जाने वाले बच्चे उसमें शामिल थे, बीएसएफ के जवान शामिल थे, पुलिस के कर्मी शामिल थे, हमारे मुलाजिम शामिल थे। और हमने उसमें थोड़ा सा लुक्रेटिव बनाने के लिए, बच्चों को इनकरेज करने के लिए अवार्ड भी रखा था। और 3 लोगों को जो फर्स्ट 3 थे उनको अवार्ड दिया गया। और सबसे पहले जो थे वो कोई सिपाही थे, उन्होंने नंबर 1 पे रहे, और 2 बच्चे थे जो दूसरे और तीसरे स्थान पे रहे। और ये हमने ऑर्गेनाइज़ किया बिल्कुल बॉर्डर के पास, बाबा चमलियाल श्राइन है जो ऑलमोस्ट 200 मीटर ही है बॉर्डर के पास, जहाँ से एनिमी को हम पूरा दिखते हैं। तो वहाँ जाके ये कल्मिनेट हुई ये स्वीप, और इसमें 3.5-4 किलोमीटर का ये स्ट्रेच था। जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बहुत सी गतिविधियां जो हैं आपने जागरूकता के लिए की हैं जी। तो सर ये बताइए कि आप इस समय मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, ताकि वो अपने मत का सदुपयोग करें और 1 अक्टूबर को ज़रूर जो है अपना मतदान करें, उसके लिए आप अपनी तरफ से उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सांबा के मतदाता, रादर मैं जम्मू कश्मीर के हर मतदाता को कहूँगा कि इलेक्शन जो है ये हमारी, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना हमारी ड्यूटी भी है और राइट भी है। आज आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे तो कल उसको बोलेंगे भाई हमने तुम्हें चुना है और हम तुमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमें उम्मीदें हैं तुमसे, ये काम तुमसे करवाने हैं। तो इसलिए हमें इस समय अपना राइट जो है एक्सरसाइज करना चाहिए, ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। हर वोटर को 18, 25 और 1 अक्टूबर 3 डेट्स हैं जिन दिन इलेक्शन होने हैं, लोगों को आके उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए जो एलिजिबल हैं। और इसमें यह है कि एक अच्छी डेमोक्रेसी का
हेल्दी डेमोक्रेसी का सिंबल है कि आपके वोटर कितने पार्टिसिपेट करते हैं। सांबा के लिए मैं आपको बोलूं कि 75% से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया था पार्लियामेंट इलेक्शन में जो रिसेंटली हुई जी। मुझे उम्मीद है कि सांबा के लोग बढ़ चढ़ के आएंगे और 90% से ऊपर मतदान होगा सांबा में, जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा सिंबल होगा। तो मैं सांबा के जो बूढ़े हैं, जो जवान हैं, जो बच्चे हैं, मैं हर किसी से को कहूँगा कि इसे एक फेस्टिवल मान के 1 अक्टूबर को आके इसमें पार्टिसिपेट करें। और जो हमारे साथी जो कोई जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, अगर 85 प्लस हैं, जहाँ कोई स्पेशली एबल्ड हैं, जिनको कोई चलने में प्रॉब्लम है, उनके लिए हम घर घर जाके भी वोटिंग डलवाएंगे, वोट करवाएंगे। हमारे जो BLOs हैं और हम टीम्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उनके साथ वो जाके लोगों को अवेयर भी करेंगे। एक बार फिर उनको रिक्वेस्ट करेंगे जाके कि आप आके वोट डालिए। तो और जो नहीं इसका मतलब है कि आप पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि जो है हर एक मतदाता जो है उसके मतदान का सदुपयोग हो सके। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इसमें भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जिस तरह से कि अभी हमारे DC साहब ने कहा है कि ये जो हमारे राष्ट्र का गर्व है वो चुनाव का पर्व है, तो हम सब चाहते हैं कि हमारा ये पर्व जो है इसे हम अच्छी तरह से मनाएं। तो इसलिए 1 अक्टूबर 2024 को हर एक मतदाता को चाहिए कि मतदान केंद्र पर जाकर अपने मतदान का प्रयोग करें। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सांबा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है उसमें हम 100% रिजल्ट जो है वो देख पाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम ये कार्यक्रम जो कि हमारे दूरदर्शन केंद्र जम्मू के रीजनल न्यूज़ यूनिट द्वारा पेश किया जा रहा है उसका यहीं पर हम समापन करते हैं। आपका कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वाइफ बोलने में अच्छी